गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज 11 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 अक्टूबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 11 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो में आप सभी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 की सूची है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2020 की सूची लाने वाला हूं कि नोबेल पुरस्कार 2020 किस किस क्षेत्र में किन किन को दिए गए हैं। तो आपको ये सूची ज़रूर याद रखनी है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। ये सभी ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि फोर्ब्स की ओर से जारी सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो हाल ही में सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी की गई है फोर्ब्स के अनुसार, और इस वर्ष सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं मुकेश अंबानी। साथ ही आपको याद रखना है कि लगातार 13 वर्षों से मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही बात करें तो दूसरे स्थान पर है अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, तीसरे पर है HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडार, और चौथे पर है डी मार्ट के राधा किशन दमानी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 13 वर्षों से लगातार शीर्ष पर रहे हैं मुकेश अंबानी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा, तो आपको याद रखना है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक किनके जीवन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाइट ऑफ एशिया ये काव्य पुस्तक है जिसमें कविताओं का संग्रह है। वही अगर बात करें तो ये किनके जीवन पर आधारित है, तो ये गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक। साथ ही अगर बात करें तो लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे सर एडविन अर्नोल्ड। सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखित थी लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक। ये एक ब्रिटिश लेखक थे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश लेखक थे सर एडविन अर्नोल्ड, और इनके द्वारा 1879 में यानी कि 1879 में ब्रिटेन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रकाशित हुई थी लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक 1879 में। ठीक है दोस्तों, सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखित थी और यह गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सर एडविन अर्नोल्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था भोपाल नगर का संस्थापक कौन था। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन SSC के पेपर में आया था कि भोपाल नगर किसने बसाया था या भोपाल नगर का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है भोपाल नगर का संस्थापक था राजा भोज। भोपाल जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, इसका संस्थापक था राजा भोज। राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में, ठीक है दोस्तों, 11वीं शताब्दी में यानी कि सन 1000 से लेकर 1100 के मध्य, इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं है कि ये नगर कब बसाया गया था। बस आपको इतना याद रखना है कि भोपाल नगर का संस्थापक था राजा भोज और इसकी स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी में। साथ ही आप याद रखिएगा कि राजा भोज यह परमार वंश से था, यानी कि परमार वंश में राजा हुआ था राजा भोज, और इसी के द्वारा भोपाल नगर की स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी देखा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था और 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं और आप याद रख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कलकत्ता से थे, तो कलकत्ता में हुआ था 1911 का अधिवेशन, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे कि राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित था, इसे 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को कब अपनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जन गण मन, जिसकी रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1911 में। तो ये थे कल के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं, तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा।
वही अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की सूची में, तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले तो आपके नोबेल पुरस्कार के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में। ठीक है दोस्तों, ये दिया जाता है कुल 5 क्षेत्रों में। और भारत और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिन्होंने की थी जन गण मन की रचना, और 1911 में पहली बार गाया गया था। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमेशा याद रखने हैं। अब बात करें नोबेल पुरस्कार 2020 की सूची में, तो पहला क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, और चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। पहले हैं हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस, और तीसरे हैं माइकल ह्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। साथ ही आपको याद रखना है कि इन तीनों को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है या किस वायरस की खोज के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए, और आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा है रसायन का क्षेत्र। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं इमेनुअल कारपेंटियर, ये फ्रांस से हैं। दूसरी है जेनिफर ए डूडना, ये अमेरिका से हैं। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। इन दोनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप याद रखिएगा कि इस साल केमिस्ट्री का यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित किया है। तो इन दोनों को मिला है रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 का किस लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए। तो आप इन दोनों के नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वही बात करें भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आपको इन तीनों के नाम याद रखने। पहले हैं रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तो इन तीनों को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020। ठीक है दोस्तों, रोजर पेनरोज को क्यों मिला है, तो इन्होंने ब्लैक होल की उत्पत्ति के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की खोज की है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की खोज के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है रोजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको याद रखना है कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार की राशि थी यानी कि पुरस्कार की राशि का आधा हिस्सा तो रोजर पेनरोज को मिला है और बाकी आधे का इन दोनों को मिला है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आधा हिस्सा तो मिला है रोजर पेनरोज को और बाकी मिला है इन दोनों को। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें तो रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन्हें किस लिए मिला है, तो इन्हें मिला है गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए मिला है रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़रूर देखा जा सकता है कि ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। उसमें हो सकता है इन तीनों के नाम दिए गए हों और उस समय आपको लगाना है रोजर पेनरोज। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपको याद रखना है। तो आपको भौतिकी के क्षेत्र के ये तीनों नाम याद रखने हैं। अब बात करें साहित्य के क्षेत्र की, तो साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष एक ही व्यक्ति को मिला है, वो है लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक ये अमेरिकी कवयित्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक ही नाम है लुइस ग्लुक और इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साथ ही अगर बात करें तो भारत और एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी मिला था साहित्य में, और किसे मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनके ग्रंथ गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लुइस ग्लुक को 2020 का। यह है अमेरिकी कवयित्री। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुइस ग्लुक जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2020 के साहित्य के क्षेत्र से सम्मानित किया गया है, वे किस देश की हैं, तो वे है अमेरिकी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 5वां है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में भी एक को ही मिला है और ये एक है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसके आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है इटली में और इसकी स्थापना है 1961 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित यूएन वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा चालू किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको याद रखना है कि शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये थे 2020 की नोबेल पुरस्कार की सूची। तो आपको ये पांचों क्षेत्रों में दिए गए सभी नाम आपको याद रखने हैं। ये पांचों क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके आंसर आपको, ठीक है दोस्तों, याद रखने हैं और इनसे जुड़े सभी नाम भी आपको याद रखने हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब बात करें 11 अक्टूबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 11 अक्टूबर से जुड़ा एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आपको याद रखना है 11 अक्टूबर 1987 को भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारत द्वारा किस देश में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की गई थी? तो आपको याद रखना है श्रीलंका में। ये क्वेश्चन ज़रूर देखा जा सकता है कि भारत की शांति सेना ने किस देश में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की थी? तो श्रीलंका में की थी। अब ये शुरुआत क्यों हुई थी? तो यह अभियान लिट्टे का कब्जा, उस समय लिट्टे एक संगठन था जिसका कब्जा हो गया था श्रीलंका में, तो उसे ख़त्म करने के लिए, और जाफना उस समय एक व्यक्ति थे, उनको मुक्त कराने के लिए, ठीक है दोस्तों, भारत की ओर से श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत हुई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑपरेशन पवन किनके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी जो कि 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, 5 वर्षों तक राजीव गांधी जी। तो इन्हीं के काल में यानी कि 87 में, ये 84 से 79 तक रहे, तो 87 में जो ऑपरेशन पवन हुआ था इसकी शुरुआत की थी राजीव गांधी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, जिसके कारण जो लिट्टे था, और इसी के कारण जो 1991 में 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उसके पीछे ये लिट्टे संगठन का ही हाथ था और इन्होंने ही राजीव गांधी जी की मृत्यु की थी 21 मई 1991 को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन पवन। तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी जी के द्वारा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत हुई थी लिट्टे का कब्जा खत्म करने के लिए, जिसके कारण लिट्टे संगठन के द्वारा 1991 में 21 मई के दिन, आपको डेट ये भी याद रखनी है कि 21 मई को हुई थी राजीव गांधी जी की मृत्यु और लिट्टे संगठन द्वारा करवाई गई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये तमिलनाडु में हुई थी। ये तमिलनाडु की एक रैली में भाग लेने गए थे जहाँ पर इनकी मृत्यु मतलब हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या याद रखना है कि ऑपरेशन पवन की शुरुआत भारत ने किस देश में की थी? तो श्रीलंका में। तो ये है 11 अक्टूबर से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य और ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2012 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और आपको 2020 की थीम याद रखनी है। 2020 की थीम है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम। तो आपको ये थीम भी याद रखनी है, साथ ही आपको याद रखना है कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति कार्ड योजना किनके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखा जा सकता है और आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपत्ति कार्ड योजना जो है लॉन्च की गई है। साथ ही जो मैं इस बार PDF देने वाला हूँ उसमें जितनी भी योजनाएं हैं और उन्हें किसने शुरू किया है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखे जाते हैं। तो इसकी सूची आपको इस बार की PDF में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको सभी नाम याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन कौन नियुक्त हुए हैं? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीकांत दत्तार ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको नाम याद रखना है, श्रीकांत दत्तार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन नियुक्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टेप TLTRO की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टेप TLTRO की घोषणा की गई है। अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन,
ठीक है दोस्तों, आपको ये भी नाम याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की घोषणा किसके द्वारा की गई है या शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही आपको आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं इससे जुड़े हुए। सबसे पहला तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक के सीएमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि आर के छिब्बर, ये हैं आर के छिब्बर, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी और चेयरमैन हैं। और हाल ही में इन्हीं के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको सीधे सीधे याद रखने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीएमडी और चेयरमैन, जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही बात करें 11 अक्टूबर से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 11 अक्टूबर 2020 से जुड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तो ये कि डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखा जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि डीआरडीओ ने रुस्तम 2 नामक स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। साथ ही आपको डीआरडीओ से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, ये मैं हर बार बताता हूँ। सबसे पहला है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान में डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं और ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखे जा सकते हैं। दूसरा है कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन की संसद ने 2030 तक 60% उत्सर्जन घटाने के लिए मतदान किया है। यानी कि जो भी प्रदूषण फैल रहा है उसे 60% तक घटाने के लिए 2030 तक यूरोपीय संघ ने 2030 तक 60% उत्सर्जन घटाने के लिए मतदान किया है। यूरोपियन यूनियन की संसद के द्वारा किया गया है। तो आपको मैंने यूरोपीय यूनियन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। सबसे पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको बताया था यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय। और इसमें वर्तमान में 27 यूरोपीय राष्ट्र इसके सदस्य हैं। तो आपको यूरोपियन यूनियन से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे 11 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम मस्जिद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत की प्रथम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। वही आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम मस्जिद का नाम क्या है, तो उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो था भारत की प्रथम मस्जिद की स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था और ये बनी थी भारत की प्रथम मस्जिद। तो आपको बताना है कि इन चारों शहरों में वो कौन सा शहर है जहाँ पर भारत की प्रथम मस्जिद स्थित है, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम और इसका संस्थापक था इसका निर्माण करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको बताना है कि विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सी झील है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन FTII पुणे के नए अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में कौन FTII पुणे के नए अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे आज के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो चलते हैं आज के सवाल पर।
आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे 11 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, 11 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, नोबेल पुरस्कार 2020 की सूची, साथ ही आज के टेस्ट के क्वेश्चन और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के तीनों क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए थे वो आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।